मैं मंच पर आदर के साथ बुलाना चाहूँगा दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर लक्ष्मी प्रसाद पंत जी को कि वो मंच पर आएं। ये मंच उनके अनुभव को, उनके संघर्ष को, उनके लेखन को, उनकी पत्रकारिता को महसूस करना चाहता है और जीना चाहता है। उनके साथ कुछ पल, उन अनुभवों के साथ जो आने वाले दिनों में देश की पत्रकारिता में अहम योगदान देंगे। यस, नमस्कार। वैसे मैं खबरों के जिस हिस्से से आता हूँ वहाँ पर पत्रकार बोलते नहीं हैं, उनकी खबरें बोलती हैं, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया से आता हूँ। लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट कुछ ऐसा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बोलना ज़रूरी है। पत्रकार कौन? अब ये ऐसा सवाल है जिसमें ये अपने आप में सवाल एक जवाब के तौर पर भी है और एक सवाल के तौर पर भी है। तो जैसे मुझे लगता है कि पत्रकार हैं कौन? क्या जो प्राइम टाइम पर एंग्री यंग मैन की तरह शाम को प्रकट होते हैं, 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमारे दिमाग से खेलते हैं, क्या वो पत्रकार हैं? क्या वो यूट्यूबर पत्रकार हैं जो जिनके खबरों के अपने अपने धोबी घाट हैं और वहाँ पर वो अपने अपनी विचारधारा के साथ खबरों से खेलते हैं? क्या वो यूट्यूबर पत्रकार है या वो ब्लॉगर पत्रकार है? जो फैक्ट चेक करते हैं, क्या वो पत्रकार हैं? क्या वो पाठक पत्रकार है जिसके पास पत्रकारों से ज़्यादा सूचनाएं हैं और जो मिनी सेकंड में खबरों को अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोड कर रहा है? तो इतनी लंबी बहस है कि पत्रकार हैं कौन। क्या हमारे सिस्टम में ऐसे पत्रकार हैं या ऐसे संपादक हैं जो अपने पत्रकारों से या अपने रिपोर्टर से ये कहते हैं कि आपके पास अगर दमदार खबर है, फैक्ट बिल्कुल सही हैं, तो छापिए, सिस्टम से भिड़ जाइए, व्यवस्था से भिड़ जाइए, सरकार किसी की भी हो। क्या ऐसे संपादक, खबरों के ऐसे पत्रकार हैं क्या? तो ये ऐसी डिबेट है जिस पर बहुत लंबी और इसके खबरों के दायरे को, इस डिबेट के लंबे दायरे को खोला जा सकता है। टीवी ने जिस तरीके से खबरों के मायने बदले हैं, उसके विस्तार को जिस तरीके से और जिस स्तर पर ले गया है टीवी, उसने काफ़ी चिंताएं पैदा की हैं। तो कुछ एग्जाम्पल, कुछ शीर्षक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि टीवी में इस पर हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि एक सही और गलत पर डिबेट हो सकती है, लेकिन क्या ये पत्रकारिता है? क्योंकि सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है और हमको इस पर बात भी करनी चाहिए। जैसे क्योंकि जो टीवी की जो डिबेट है वो एक हाँपने वाली डिबेट है, और डिबेट जो है सर के बल खड़ी होती है। जब डिबेट है तो उसके चेहरा, उसका मोहरा और उसके मायने कैसे बदल जाते हैं, ये उन डिबेट के जो शीर्षक होते हैं उनसे आप समझ सकते हैं। एक शीर्षक है जैसे कि रात के अंधेरे में प्याज मांगती चुड़ैल, और इस शीर्षक पे आधे घंटे तक की डिबेट चलती है। एक दूसरा शीर्षक है, और ये वो चैनल हैं जो बहुत प्राइम टाइम पे काम करते हैं और बड़े चैनल हैं। सरकार का प्रण, पाकिस्तान का चीरहरण एक दूसरी डिबेट का हिस्सा है। तीसरी डिबेट है कि ये पीओके वापस दे दे इमरान, ये एक डिबेट का हिस्सा है। विपक्ष पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप देखेंगे कि जब आप डिबेट के किसी हिस्से में शामिल होते हैं, अब किसी भी प्राइम टाइम में, तो आपको लगता है कि एक बेचैनी भरी कोई डिबेट चल रही है, लेकिन सही मायनों में ये वो आधारहीन डिबेट हैं जिनका कोई अंत नहीं है। ये एक हिस्सा है, प्राइम टाइम का एक हिस्सा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि खबरें जो हैं विचारधाराओं में बट गई हैं और सबने अपने अपने हिस्से की खबरें चुन ली हैं। जिस वक्त जिस समय पे हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम सब ने अपने अपने हिस्से की खबरें चुन ली हैं, पत्रकारों ने, और एक विचारधारा के साथ खबरें चलती हैं। तो जो शीर्षक आपके सामने रखे वो एक हिस्सा है प्राइम टाइम का, लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी है प्राइम टाइम का। बड़े पत्रकार हैं, बहुत सारे बड़े पत्रकार हैं, और ये भी रात को प्राइम टाइम पर प्रकट होते हैं। 3 साल, लगभग 2 साल हो गया है जर्नलिज्म में कोविड जैसी महामारी आ चुकी है, और एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमने सबने देखा है कि
इस वक्त पत्रकारों की कितनी ज़रूरत थी। जब सब कुछ बंद था, सूचना का माध्यम ही खुले हुए थे, उस वक्त वो जो बड़े पत्रकार हैं जिनको आप प्राइम टाइम पर देखते हैं, डिबेट्स में जो नए नए दायरे खोलते हैं, वो कहाँ थे? तो आपने देखा होगा कि कुछ बड़े पत्रकार हैं, अभी भी कोविड खत्म हो चुका है, लगभग सब कुछ खुल चुका है, लेकिन ये पत्रकार हैं अभी भी अपने घर से, ड्राइंग रूम से, अपनी दीवार के पीछे बड़े बड़े महापुरुषों की तस्वीरें लगाकर खबरों की बहुत तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं और ख़तरनाक स्तर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो क्या ये पत्रकार हैं? ये समझना होगा कि पत्रकार होने के मायने क्या है। मैं क्योंकि प्रिंट से आता हूँ और आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान प्रिंट ने जो काम किया, ख़ासतौर से दैनिक भास्कर ने, आपने देखा होगा, खबरों के जो दायरे खोले, मौत और मरीजों की संख्या का जो एक्सपोज किया, जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे पाठकों को, हमारे रीडर को और सोसाइटी को, कि उनको कुछ पता नहीं चला, सबके लिए एक ऐसी महामारी थी जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। जान जोखिम में डालकर किसी ने जैसलमेर से रिपोर्टिंग की, किसी ने नासिक से रिपोर्टिंग की, किसी ने भोपाल से रिपोर्टिंग की, किसी ने जयपुर से रिपोर्टिंग की, किसी ने गंगानगर से रिपोर्टिंग की। क्या ये पत्रकार हैं जो सरपंच से लड़ते हैं, महीनों तक स्ट्रिंग करते हैं, खबरों पर लगते हैं और फिर एक बड़ी खबर को आपके सामने लेकर आते हैं? जर्नलिज्म का ये वो हिस्सा है और वो जो स्याह हिस्सा है जिस पे आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट भी हैं, आप जर्नलिज्म की पढ़ाई भी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे भी। खबरों के मायने कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं आपको पता होना चाहिए, और आपके आसपास जो घट रहा है, जिस तरीके से खबरें बदल रही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या वो पत्रकार है जो आपके आसपास जो घट रहा है उसके आपके सामने पूरी ईमानदारी के साथ रख रहा है और उस सच्चाई की तह तक जा रहा है जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं? आपको याद है कि वो अश्वनी दवे, आपको याद हैं, जो धौलपुर में, जिन्होंने सालों पहले इन्होंने एक बड़ा स्टिंग किया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। 2300 रुपये में उन्होंने एक लड़की को ख़रीदा था। एक दुनिया में उस वक्त उस दौर के जर्नलिज्म में वो सबसे बड़ा स्टिंग था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे होती है। 2300 रुपये में उन्होंने एक लड़की को ख़रीदा, गरीब लड़की को ख़रीदा, और कैसे फिर उन्होंने उस लड़की को दिल्ली में ले जाकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसने खबरों के पूरे मायने बदल दिए। ये जर्नलिज्म था। क्या आपको याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की वो हेडलाइन आपको याद है कि नो वन किल्ड जेसिका? इस हेडलाइन ने सीधे न्यायपालिका को चुनौती दी थी और ये पहली खबर थी और ये पहली हेडलाइन थी जिसने खबरों के सारे स्पेक्ट्रम बदल दिए थे। इस हेडलाइन के बाद आपने देखा होगा कि जेसिका लाल हत्याकांड के मामले में नई सिरे से जांच हुई। बविंदर बवेजा हैं जिन्होंने हेडलाइन की, नया स्टिंग किया। क्या आपको मेरी खबर याद है क्या? क्या हमारे दैनिक भास्कर के रिपोर्टरों की खबर आपको याद है क्या? क्या आपको याद है कि केदारनाथ में आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी, 10,000 लोग मारे गए थे? क्या आपको याद है कि इस त्रासदी की सूचना कई साल पहले दे दी गई थी कि ऐसा होने वाला है? क्या आपको उन पत्रकारों के चेहरे याद हैं? सवाल ये है कि भाई आप किसको पत्रकार मानते हैं? और इस वक्त जो बहस जो चल रही है और जिस तरीके की बहस चल रही है कि अति राष्ट्रवाद और अति प्रगतिशीलता ने खबरों के सारे मायने बदल दिए हैं, और अब तो जो राष्ट्रवाद है वो भी हाइपर लोकल हो गया है। पाकिस्तान के मामले में रिपोर्टर कुछ और सोचता है, जबकि चाइना के मामले में कुछ और सोचता है। सरहदें वैसी ही हैं और सरहदों की जो सीमाएं हैं उनका दर्द भी वैसा ही है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर डिबेट बिल्कुल अलग अलग तरीके से चलती है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद के बीच में भी पत्रकार कहीं फंस कर रह गया है। तो पत्रकारिता के मायने इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हाइपर लोकल, देशभक्ति भी हाइपर लोकल हो गई है। गली मोहल्लों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक देशभक्ति के मायने अलग अलग हैं। ये पत्रकारिता के वो चेहरे हैं जो आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पत्रकारिता क्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और वो ये है कि क्योंकि टीवी चैनलों के जो एंकर हैं वो न्यूज़ एंकर की जगह चैनल एंकर हो गए हैं,
और मालूम है जब वो डिबेट करते हैं, जब बहस करते हैं, ख़ासतौर से आपने देखा होगा पाकिस्तान के मामले में जब वो डिबेट करते हैं तो प्रवक्ता की तरह डिबेट करते हैं। उनके डिबेट का हिस्सा ये होता है कि कोई पड़ोसी देश तो होना ही नहीं चाहिए, उसका अस्तित्व ही खराब है। मतलब वो अपने पड़ोसी देश के अस्तित्व को भी खारिज करते हैं और उनको उनकी डिबेट का ये हिस्सा हमें अक्सर होता है, आप देखिएगा कि होना ही नहीं चाहिए, पड़ोसी देश कोई होना ही नहीं चाहिए। ये जर्नलिज्म के वो चेहरे हैं जो मैं आपके सामने इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में इसके दायरे और खुलेंगे, क्योंकि टीवी एक प्रोसेस के दौर से गुजर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि टीवी में सब कुछ खराब हो रहा है, आज भी टीवी एक बहुत सूचना का बहुत प्रभावशाली माध्यम है। जब प्रिंट आया था तो वो भी इसी प्रोसेस से गुजरा था, लेकिन एक अनुभव है प्रिंट के पास, उसके पास एक जिम्मेदारी है, टीवी के पास वो अनुभव, वो जिम्मेदारी धीरे धीरे आ रही। तो एक लंबा प्रोसेस है। टीवी भी ऐसा नहीं है कि टीवी सब कुछ खराब है टीवी के भीतर, लेकिन जो खराब है वो बहुत खराब है। तो जर्नलिज्म के मायने और कौन पत्रकार है इसके मायने को समझने के लिए आपको मीडिया के वो सारे चेहरे देखने होंगे, उन चेहरों के भीतर आपको घुसना होगा और उनके मायनों को समझना होगा। एक नई डिबेट चलती है और लगातार चलती है कि आने वाले दिनों में फॉर्मेट क्या होगा जर्नलिज्म का। क्या इन्वेस्टिगेटिव खबरें जर्नलिज्म का बड़ा हिस्सा होंगी या टीवी डिबेट जर्नलिज्म का एक दूसरा बड़ा हिस्सा होंगी, या वो छोटी छोटी हाइपर खबरें, गली मोहल्लों की वो खबरें, शहर और राज्यों की वो खबरें जो जर्नलिज्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी, क्या वो जर्नलिज्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा? ये डिबेट का इशू है। लेकिन हम सब ये जानना चाहते हैं कि मेरे आसपास जो घट रहा है, मुझे कोई ब्रेकिंग खबर नहीं चाहिए। रीडर हमसे ये कहता है कि भाई साहब मुझे कोई ब्रेकिंग खबर मत दीजिए, मुझे ये बताइए कि जो मेरे आसपास हो रहा है वो क्यों हो रहा है। रीडर सबसे पहले ये जानना चाहता है, लेकिन डिबेट के और टीवी डिबेट के एक हिस्से ने रीडर को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रिंट सबसे विश्वसनीय है, और आपने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जो आपने देखा होगा चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि सबसे विश्वसनीय माध्यम प्रिंट ही है। और ये अचानक से नहीं हुआ है, एक लंबी यात्रा है प्रिंट की अपने होने के एहसास को बताने की। क्योंकि ये डिबेट इस तरीके की है और ये विषय भी इस तरीके का, इस पर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ ये इसको यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, इस डिबेट के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि खबरें सिर्फ प्लेटफॉर्म बदलती हैं। खबरें हमेशा रहेंगी, पत्रकार हमेशा रहेगा। आप मेरे होने को खारिज कर सकते हैं, किसी दूसरे टीवी पत्रकार के होने को खारिज कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर पत्रकारों का होना, उनका बचना बहुत ज़रूरी है। आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन हमारा होना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे खारिज कर सकते हैं। दूसरा और सबसे अहम हिस्सा है कि जब मैं 25 साल पहले जर्नलिज्म में आया था तो तब भी ये बहस होती थी कि मीडिया सब बिका हुआ मीडिया है, सब खत्म है। ऐसा नहीं है। 25 साल पहले भी ये डिबेट होती थी। 25 साल पहले जब मैंने ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पर शुरू किया तो मुझे लगता था गलत जगह आ गया हूँ, क्योंकि मेरे जो सीनियर थे मुझे यही बोलते थे, जो रीडर था जिनसे मिलते थे वो ये बोलते थे। आपको याद है, आप सोचिएगा कि हम ये लगातार ये कहते हैं कि 2014 से पहले बहुत अलग था, 2014 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। ऐसा नहीं है। 25 सालों में हम कुछ ऐसा ही, सिर्फ थोड़ा सा दायरा बड़ा हो गया, और इसकी वजह यह है कि मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म खड़े हो गए हैं। आपको कोई बोफोर्स के अलावा कोई भ्रष्टाचार आपको याद है क्या इतने सालों आज़ादी के बाद से कोई? तो क्या ऐसा संभव है कि सालों तक कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं होगा? क्या वो खबरें सामने आ पाई, कभी बाहर आ पाई क्या? तो ये ऐसे सारे सवाल हैं जो विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा करते हैं। और मैंने जैसे शुरू में कहा कि पत्रकारों ने अब अपने अपने हिस्से की खबरें चुन ली हैं, और एक खबर भी एक तरफा है और विचार भी एक तरफा है, और टीवी की जो डिबेट है वो उसका सार ही यही है। तो बस इन लाइनों के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट को कि पत्रकारिता का जो किला है उसको गिराने की जो साजिशें हैं, उसको गिराने के जो तूफ़ान हैं, वो सालों से चल रहे हैं। लेकिन ये किला कभी गिरता नहीं है और न कभी गिरेगा। और इसकी एक
मतलब एक छोटी सी वजह है, और इसका जो सूत्र है वो ये है कि किला गिरता क्यों नहीं है। ये किला इसलिए नहीं गिरता है कि इस किले की सारी खिड़कियां खुली हुई हैं। तूफान सामने की खिड़की से आता है और पीछे की खिड़की से गुजर जाता है। यह है जर्नलिज्म की ताकत। और जैसे कि सवाल से कौने पत्रकार से मैंने हम सब्जेक्ट से शुरू किया था, सवाल से ही मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ कि चुप्पियाँ, केदार जी हैं, बहुत मेरे टीचर रहे हैं, बहुत बड़े कवि रहे हैं, कि चुप्पियाँ बढ़ती जा रही हैं उन सारी जगहों पर जहाँ बोलना ज़रूरी था। थैंक यू। आप कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो मैं जवाब दे सकता हूँ। कोई पूछना चाहते हैं? किसी के पास कोई सवाल है? देश आज़ाद होने के बाद, बोफोर्स के बाद, क्या कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आप वो कौन सा कारण मानते हैं जिसके कारण कि वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, मैं कोई एक कारण नहीं है उसके बहुत सारे कारण। इतने माध्यम नहीं थे प्रिंट के, टीवी के, क्योंकि बहुत माध्यम बहुत ज़्यादा आ गए हैं। उसके बहुत सारे कारण, क्योंकि उस वक्त का जो जर्नलिज्म था उसके तेवर अलग थे, क्योंकि हम एक प्रोसेस से गुजर रहे थे। प्रिंट मीडिया, खासतौर से प्रिंट मीडिया ही था तब, तो एक प्रोसेस से गुजर रहे थे। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें रही हों, मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या सही है, लेकिन एक प्रिंट मीडिया एक प्रोसेस से गुजर रहा था उस वक्त। तो उसका जो पूरा जो फोकस था वो डेवलपमेंटल जर्नलिज्म के ऊपर था, क्योंकि जो सिस्टम की जो योजनाएं थी, सरकारें जिस तरीके से वर्किंग कर रही थी, देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो इस तरीके की थी। तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उस वक्त का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं था। ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ खास तरह के लोग ही जर्नलिज्म तब करते थे, कुछ बड़े चेहरे ही बहुत ताकतवर हुआ करते थे। तो ये भी हो सकता है कि खबरें आती होंगी या नहीं आती होंगी, लेकिन खबरों को सामने नहीं लाया जाता होगा, ये भी हो सकता है। तो इसके दोनों ही हिस्से हैं। उस वक्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं होता था, और जिन्होंने किया, अब आपने जैसे मैंने कहा बोफोर्स की जो खबर थी वो किसी अखबार ने ब्रेक नहीं की, देश के अखबार ने, ये विदेश में किसी पोर्टल में ब्रेक, किसी डिजिटल पे ब्रेक हुई थी, किसी बाहर के अखबार ने ब्रेक की थी। उसके बाद उसका फॉलोअप हुआ, और मतलब अब मैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसलिए है ये, एन राम ने एक खबर लिखी थी, मालूम है, हिंदू के जो प्रमोटर हैं उन्होंने एक जर्नलिस्ट के तौर पर, जबकि प्रमोटर हैं खुद वो, सबसे पहले उस खबर, उसके बाद तो इन्होंने देश के हर मीडिया ने उसको सामने रखा। लेकिन इसकी दो ही वजह हो सकती है, एक तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं होता था, और दूसरा खास तरह की विचारधारा थी, खास तरह के एक दायरा था खबरों का, शायद इस वजह से बाहर ना आ पाती हूँ। कोई और किसी को पूछना है? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। Sir, good evening. Firstly, I'm Tanisha Bhattacharjee from Christ University. My follow-up question to that will be like, sir, when you specified that like, is investigating a very important part of journalism? Excuse me, can you not focus on my face, please? I'm not comfortable with that. Yeah. So coming back to the question, isn't it important to have all of those skills irrespective of what niche you're practicing? Because like investigating is a part of your research, like the backbone of your story. But research and like writing stories about, be it leisure, be it travel, be it fashion, be it sports related, it's all part of it. So where do you draw the distinction of like you are a journalist and like you are not a journalist? Like where does that distinction comes in? Because everybody there's independent journalists, not everybody is allotted to a media house. So where is that distinction coming in? जो आपका जो सवाल है उसी में बहुत सारे जवाब हैं। मैंने ये नहीं कहा, या मैं ये नहीं मानता हूँ कि हम ये बात करना ये चाहते हैं कि जर्नलिस्ट कौन है, जर्नलिस्ट होने के मायने क्या हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव, मैंने आप देखा पैकेजेस याद है आपको, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक प्लेटफॉर्म है
लेकिन पेगासस पे मेरा ये सवाल ये है कि यार ये लोग कौन है ये, और ये किनके अकाउंट में या किनके जीमेल आईडी पर या किसी के मेल आईडी पर ये खबरें आती हैं। अगर ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो मेरे पास भी आना चाहिए। तो क्या तो ये खास तरह का जो जर्नलिज्म है, जो खास तरह का जो इन्वेस्टिगेशन है, क्या वो मतलब यहाँ डिबेट यहाँ भी खड़ी हो सकती है कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन है जो आपने कहा, सवाल यहाँ भी खड़े हो सकते हैं। क्या वो इन्वेस्टिगेशन है जो कोविड के दौरान प्रिंट मीडिया ने किया और ये आपको ये बताया कि यार आपके हॉस्पिटल में या आपके आसपास इतने कोविड मरीज हैं, इस घर में इतने कोविड मरीज हैं, इस एरिया में इतने कोविड मरीज हैं, यहाँ से घर से बाहर मत निकलिए। क्या ये इन्वेस्टिगेटिव है? क्या ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है कि सरकारों को, सिस्टम को, पत्रकारों ने ये बताया कि मौत और मरीजों के आंकड़े जो आप जारी कर रहे हैं वो गलत है? क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है? हम ये बताना चाहते हैं जर्नलिस्ट के तौर पर हमारी क्या भूमिका है। मतलब ब्लॉगर, मैं आपको इसको और दायरे को इसलिए खोलना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट है, जो सवाल है, आपको बहुत सालों से चल रहा है। न्यूजीलैंड में, यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में ये बड़ी डिबेट चलती रही है कि पत्रकार कौन है। कुछ दिनों पहले न्यूजीलैंड का एक ब्लॉगर था, उसको एक पत्रकार मानकर उसकी एक खबर, उसने जो ब्लॉग लिखा होगा उसकी खबर मान ली गई, उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई। लेकिन जिसके खिलाफ उसने खबर लिखी थी वो कोर्ट में चला गया, निचली कोर्ट। उसने कहा ये जो भी कह रहे हैं ये पत्रकार के तौर पर गलत है, जो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो निचली कोर्ट ने कहा कि नहीं, ब्लॉगर भी पत्रकार हो सकता है। निचली कोर्ट का फैसला था। वो हाई कोर्ट चला गया बंदा। हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि ब्लॉगर पत्रकार नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने उसके पूरे एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताया। जैसे मैंने कहा था फैक्ट चेकर के पत्रकार हो सकता है क्या? भाई मैं 20 सालों से बैंक की नौकरी कर रहा हूँ, अचानक से मैं फैक्ट चेकर हो गया हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत काम कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि वो सही सूचना दे रहा है। लेकिन क्या वो पत्रकार है? क्या वो खबरों के उस बेचैनी को समझता है? क्या उस खबरों के उस मायने को समझता है? क्या तो ये चाहे वो लाइफस्टाइल वाले बहुत बड़े पत्रकार होते हैं, टीवी फिल्म के अलग पत्रकार, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये डिबेट कर रहे हैं कि पत्रकार हैं कौन, उसके मायने क्या हैं। और किसी को पूछते हैं? थैंक यू। सर नमस्ते, मेरा नाम सोमू है, मैं एचजीओ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने अपनी बात जब शुरू की तो आपने कहा कि क्या यूट्यूबर पत्रकार हैं। अभी फिर एक संदर्भ में आपने एक ब्लॉगर का जिक्र किया, आपने यह भी कहा कि क्या फैक्ट चेकर हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं भले ही, लेकिन क्या हम उन्हें पत्रकार कंसीडर कर सकते हैं? तो आप जो बता रहे हैं कि पत्रकारिता जो विधा है वो इस क्या खबरों के जो ट्रीटमेंट है, उसके जो एंगल्स हैं, वो उसको पता है या नहीं पता है? तो मेरा सवाल ये है कि जो प्रिंट में लोग काम कर रहे हैं, जाहिर तौर पे सबसे विश्वसनीय विधा है वो, मैं भी ऐसा मानता हूँ, लेकिन जो काम कर रहे हैं क्या उन्हें भी खबरों की ट्रीटमेंट उतनी ही पता है? मैं संदर्भ के तौर पे 2 चीज़ें बताना चाहूँगा दैनिक भास्कर से ही। अभी उदयपुर की घटना के बाद फसली बीमा योजना को लेकर के एक बात छिड़ी कि उसकी आखिरी डेट बीत चुकी है। दैनिक भास्कर में 2 खबरें हुई, 2 अलग अलग एडिशन में, दोनों के आंकड़े बिल्कुल अलग अलग थे। एक उसके अलावा और भी कई सारी खबरें ऐसी होती हैं जिसमें अगर हम यहाँ बात करें कि आप हैं या आपके साथ कोई पैनल में और भी आदमी होते जो बातचीत करते, तो उसके बाद जो अगले दिन जो रिपोर्ट आती है, मैं देखता हूँ कि किसी एक आदमी को बहुत ज़्यादा जगह मिली है, एक को बहुत कम, या एक लाइन में उनकी बात समाप्त हो गई है। तो ये भी ट्रीटमेंट तो एक इम्बैलेंस तो पैदा करता है ना। तो वो तो यहाँ भी नहीं है, वो वहाँ भी नहीं है, तो फिर हम ये विभेद कैसे करें? क्या यह कहना एक तरह से पूर्वग्रह नहीं है? मेरा ये सवाल है। आपका जो पहला जो सवाल आपने उठाया प्रिंट मीडिया पर कि क्या वो विश्वसनीय है या वहाँ भी इम्बैलेंस है, वहाँ भी रिपोर्ट्स में दिखता है विश्वसनीय या इम्बैलेंस है ना? तो मैं इस सवाल का एक छोटा सा जवाब यही है कि लोग हर जगह हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि प्रिंट में सब कुछ अच्छे लोग हैं और प्रिंट बहुत क्रांति कर रहा है। तो गलतियां हमसे भी हो सकती हैं और गलतियां हमसे होती भी हैं। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ आपसे कि जो विश्वसनीयता है, वो जो मौजूदा जो सिस्टम, आप तो उसी से तुलना करेंगे जो आपके सामने होगा। उदाहरण के तौर पर उदयपुर की घटना देखिए आपने, गला, उस खबर को प्रिंट ने कैसे उठाया और टीवी ने कैसे उठाया।
इससे आप ये तुलना कर सकते हैं कि कैसे आप चीज़ों को, खास तरीके से चीज़ों को एक धर्म से जोड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा दैनिक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे एडिटर भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे रिपोर्टर भी इस पे बैठे हुए हैं, इसलिए बात करना चाहता हूँ और आपको समझ में आना चाहिए कि दैनिक भास्कर नहीं, सबसे पहले हमारे स्टेट एडिटर यहाँ बैठे हुए हैं। हमने ये कहा कि यार ये आतंकी घटना है, ये हेट स्पीच नहीं है। ये क्या कोई अखबार, किसी टीवी ने कहा क्या? और दूसरा पक्ष मैं इसका इसलिए बताना चाहता हूँ प्रिंट का, कि हमारे रिपोर्टर भी यहाँ बैठे हैं अवधेश, उन्होंने उदयपुर वाले घटनाक्रम पे जो इन्वेस्टिगेटिव जितनी खबरें की, सब टीवी ने चलाया उसको। और यहाँ को एक और मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ आपको कि टीवी में जो प्राइम टाइम में 6 से लेकर 10 बजे का जो टाइम है, 80% जो खबरें चलती हैं, जो डिबेट होते हैं, वो प्रिंट के होते हैं, जो अखबारों में छपे हुए होते हैं। 80% खबरें। तो इन बैलेंस यहाँ पर इस तरीके से है। प्रिंट, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रिंट में ख़राब लोग नहीं हैं, प्रिंट में भी पूरे अच्छे, हर जगह सिस्टम तो वही है, पुलिस में भी हैं, लॉयर भी हैं, नेता भी हैं, सारे नेता ख़राब नहीं हैं। तो हर अच्छे बुरे लोग हर सिस्टम में हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सिस्टम के बीच में जहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति कैसी है, और ये तुलना कैसे होती है? या अखबार पढ़ के होती है, या टीवी देखकर होती है, या डिजिटल प्लेटफॉर्म आप जो लोग देखते हैं मोबाइल में, उससे होती है। उससे आप ये तुलना करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इन बैलेंस तो कहीं भी हो सकता है। इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि बस प्रिंट में जो सब अच्छा ही होता है, गलतियाँ हर जगह हो सकती हैं। लेकिन अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें अगर, तो प्रिंट सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। और ये इसलिए मैं किसी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रिंट में काम करता हूँ, इसलिए यही सच है। किसी को पूछना और किसी को? नहीं, बहस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो, मुद्दा हम तो डिबेट ये कर रहे हैं कि क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। मैं फैक्ट चेकर के खिलाफ नहीं हूँ या कोई गलत काम कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि फैक्ट चेकर एक अलग विधा है। हम ये कह रहे हैं क्या वो पत्रकार है क्या? मुद्दा ये है। फैक्ट चेकर कोई काम कर रहा है, कोई किसी सिस्टम के कुछ कमियां बता रहा है, तो वो बताए और अच्छी तरीके से उसको छापते भी हैं। हम ये कह रहे हैं क्या वो पत्रकार है क्या? हम सिर्फ बात इस पर डिबेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैक्ट चेकर सिस्टम में होना ही नहीं चाहिए, फैक्ट चेकर जो है पत्रकार नहीं है। हम तो एक बहस की बातचीत कर रहे हैं कि क्या पत्रकार है। मेरा विचार अलग हो सकता है, इनका विचार अलग हो सकता है, आपका विचार अलग हो सकता है, लेकिन हम ये सवाल सिर्फ इतना उठा रहे हैं क्या ब्लॉगर पत्रकार है क्या? क्या वो पाठक पत्रकार? आप सोचिए ज़रा, आप लोग इस शहर के अंदर कम से कम 35 लाख लोगों के पास स्मार्टफोन होंगे कम से कम, और हमारे जयपुर एडिशन में कम से कम 30 रिपोर्टर हैं। क्या इन 35 लाख लोगों का मुकाबला कर सकते हैं क्या 30 रिपोर्टर? वो जिनके पास स्मार्टफोन है वो तो मिनी सेकंड में खबरें लोड कर रहे हैं, सूचनाएं डाल रहे हैं, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। लेकिन क्या वो पत्रकार हैं क्या, जिनके पास पत्रकारों से ज़्यादा सूचनाएं हैं? तो अपन डिबेट, इस बहस पे, इस डिबेट का मुद्दा ये है कि पत्रकार कौन है। हो सकता है कि वो जो 35 लाख लोग हैं उनमें से कुछ अच्छे पत्रकार भी निकल सिस्टम से बाहर निकल के बाहर आएँ, लेकिन क्या वो 35 लाख लोग पत्रकार है क्या? डिबेट ये है मुद्दा। मतलब बहस हो सकती है इसके ऊपर, इसके दायरे और खोले जा सकते हैं, लेकिन क्या वो पत्रकार है क्या? ठीक है, और किसी को? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच एलपी पंत सर। और न्यूज़ रूम में जब एडिटर्स केबिन की बात होती है तो गर्मजोशी का माहौल अक्सर दिखाई देता है, लेकिन दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर के तौर पर मैं कह सकता हूं कि पंत सर के केबिन में ठंडी बयारें होती हैं और वो खबरों के रूप में सामने हमें दिखाई देती हैं।
चूंकि सर का सानिध्य मुझे भी मिला है, तो एक महत्वपूर्ण बात है, दैनिक भास्कर ने एक बड़े प्रयोग करने वाला संस्थान मैं कह सकता हूँ। हेडलाइन में जो प्रयोग होते हैं, संभवतः पूरे देश भर में दैनिक भास्कर सबसे आगे है। आप पढ़ते भी होंगे और हेडलाइंस देखते भी होंगे। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सर के लिए। सर के बहुत सारे छुपी हुई खूबियां हैं, लेकिन दो जिक्र मैं करना चाहूँगा। दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनकी। एक हिमालय का कब्रिस्तान, जिसमें जो त्रासदी केदारनाथ की हुई थी उस पर पूरा विवरण है। वहीं न्यूज़मैन एट वर्क के नाम से है, जो आप सबके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और जाहिर तौर पर इनके दिल में छुपा साहित्यकार भी आप, लेखक भी आप देख सकते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा एमी रनिंगा जी, वो मंच पर पधारें और यादगार के तौर पर एक स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करें, जो टॉक जर्नलिज्म के मंच से कहे शब्दों को अखबार में उतारने की ताकत को हमेशा याद दिलाता रहे। जोरदार करतब ध्वनियों से इनका स्वागत, अभिनंदन।